हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। पूरी उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। इसी दिशा में आगे और बढ़ते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ। अभी तक मैंने बच्चों आप लोगों को लॉ, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के पेपर पढ़ाए हैं। आज से शुरुआत में थोड़े से साइंस की तरफ लेके जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हमारे पास में जो एनवायरमेंटल साइंस पेपर है हमें उसके बारे में भी आप वीडियोस बना करके पढ़ाइए। तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे ये भी पढ़ाना है। आज मैं आपको एनवायरमेंटल साइंस, जिसको ईवीएस कहा जाता है, जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, उसमें एक कंपलसरी पेपर होता है ईवीएस, उसी को फोकस करते हुए आज से मैं ये सीरीज शुरू कर रही हूँ एनवायरमेंटल साइंस की। Hopefully you will like this videos and you will like this concept. शुरू करें? चलिए, सबसे पहले समझते हैं एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो, एनवायरमेंटल साइंस की बात कर रहे हैं, हमको ये समझ में आना चाहिए एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या इसका रोल है हमारी जिंदगी में, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। तो मीनिंग है, रोल है, इसका इम्पोर्टेंस है, ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे और शुरुआत करते हैं आज इसके मीनिंग से। एनवायरनमेंट होता क्या है? देखो, हम लोग जहाँ इस धरती पर, जो अर्थ प्लेनेट है, इस पर हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारे अर्थ पर जो लाइफ है, उसको हमने कई सेक्टर्स में बांट लिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो अब मैं जो मेरे वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ, मैं आपको एक डायग्राम समझाते हुए शुरू करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं इसे ये कहूँ, ये हमारा अर्थ है, राइट, और इस अर्थ के साथ हमारी जो सराउंडिंग्स है उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो जरा सी बात करेंगे कि अर्थ के अलावा भी बहुत कुछ है और अर्थ पर भी बहुत कुछ है। तो क्या है, कैसे है, किस तरीके से इसे अरेंज किया गया है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं, एक शुरुआत करते हैं डायग्राम के साथ में। डायग्राम में मैंने आपको एक चीज बताई है, एक पार्टीशन कर दिया गया है, वो जो आपको ब्लू लाइन से नजर आ रहा है, आप देखेंगे उसका हाफ पोर्शन मैंने पानी वाला हिस्सा बताया है और हाफ पोर्शन मैंने धरती, जमीन, लैंड वाला हिस्सा बताया। क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैंने कहा जितना भी एरिया जो हमारे जीवन का है उसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। हमारा जीवन पानी में भी है और हमारा जीवन धरती पर भी है। कहने को तो जीवन हमारा एयर में भी है, बिल्कुल ठीक बात है, लैंड, एयर और वाटर। लेकिन हम इसको जरा समझ लें कि कैसे एयर में है, कैसे पानी में है और कैसे ये धरती पर है। इसी को हमने नाम दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। जो जीवन हमारा पानी में है इसको हमने हाइड्रोस्फीयर कह दिया है। ठीक है, डिटेल में भी समझाऊंगी, थोड़ा थोड़ा समझ लो। हमारे जो जीवन है इस धरती पर, हम जीवन धरती पर, जमीन पर भी जी रहे हैं, पानी के नीचे भी है जीवन और हवा में भी है जीवन। तो इसी को हम थोड़ा हिस्सों में बांट रहे हैं। जो पानी में जीवन है इसको हमने हाइड्रोस्फीयर कहा है, राइट, और जो लैंड पर जीवन है हमने उसको लिथोस्फीयर कहा है। जो जीवन हमारा एयर में है वो हमने एटमॉस्फेयर कहा है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट समझने के साथ साथ हमें ये चारों टर्म भी समझ में आनी चाहिए। जहां जीवन है, स्फीयर का मतलब होता है क्षेत्र, वो इलाका जहां पर जीवन है, वो इलाका जहां पानी है, जहां पे धरती है और जहां पे हवा है। इसे हमने चार हिस्सों में बांट लिया है। अब रही बात जहां जीवन है, उसको हमने टर्म दिया है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बायोस्फीयर पानी में भी है और हवा में भी है और जमीन पर भी है। तो जरा मेरे इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो कि हमने इस एन सर्किल को कर दिया है, वो है बायोस्फीयर। उस बायोस्फीयर का कुछ हिस्सा है पानी में, ये बायोस्फीयर का ये हिस्सा लिथोस्फीयर जो कि धरती पर, जमीन पर है, और इसी बायोस्फीयर का कुछ हिस्सा ऊपर जो एयर में है वो एटमॉस्फेयर है। तो हमारे चारों स्फीयर समझ में आते हैं कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है ये चार हिस्सों में बटा हुआ है। जीवन है, पानी है, धरती है और हवा है। ठीक बात है? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है?
देखो, हमने कहा इस एनवायरनमेंट को एक चीज कह लेते हैं, ये एक मिला जुला कुल योग है, सम ऑफ टोटल ऑफ, मतलब सभी चीजों का जो टोटल है ना वो सम है इसका। किन किन चीजों का? हमने कहा EFC का। EFC क्या हुआ भाई? एलिमेंट्स, फैक्टर्स एंड कंडीशंस। ध्यान देना, एलिमेंट्स, फैक्टर्स एंड कंडीशंस, वो सभी तत्वों का, वो सभी फैक्टर्स का और वो सभी स्थितियों का जिसमें कि हम हमारे आसपास वो चीजें देख रहे हैं, उन सराउंडिंग्स का, राइट, जिसके अंदर हमारे विकसित होने के संदर्भ में कह लो, डेवलपमेंट के संदर्भ में कह लो, हमारे काम करने के संदर्भ में कह लो एक्शन, और हमारे जिंदगी जीने के संदर्भ में कह लो सर्वाइवल, यानी हमारा अस्तित्व। तो हमारा चाहे विकास कह लो, अस्तित्व कह लो, या हमारे क्रियाकलाप कह लो, ये सारी चीजें इससे ही प्रभावित होती हैं, जिन दशाओं में, जिन तत्वों को हम हमारे सराउंडिंग में पाते हैं। तो इन सब को अगर मिला जुला ले तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा एनवायरनमेंट होता है। और इसी की वजह से कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाता है। ठीक बात है, इसी को हमने एनवायरनमेंट कहा है। फिर से समझ लो, एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण। वातावरण यानी आवरण है, ये एक ऐसा आवरण है जहां बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे उसमें तथ्य हैं, और ये जो चीजें हैं ये हमारे ना केवल अस्तित्व के लिए बल्कि विकास के लिए और साथ में हमारे क्रियाकलापों के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सबको अगर इन टोटल कर लें, समाप्त कर लें, तो हम इसे एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक बात है। अगर ये एनवायरनमेंट है तो फिर और जरा बात समझ लेते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल सराउंडिंग का भी एक पार्ट है। हमारी जो आसपास की सारी चीजें हैं उसको अगर हम दो हिस्सों में बांट लें तो हम ये कह सकते हैं ये एक्सटर्नल सराउंडिंग और इंटरनल सराउंडिंग है। अब अगर एक्सटर्नल सराउंडिंग कहते हैं या इंटरनल सराउंडिंग कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस एनवायरनमेंट में हमारे इसका असर चाहे डायरेक्टली कह लो चाहे इनडायरेक्टली कह लो हमारे जीवन पर पड़ता है। इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का और इंटरनल फैक्टर्स का हमारे जीवन जीने के तौर तरीकों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में असर आता है। अगर अब ये असर आता है तो ये कहते हैं कि इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। यानी हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारे एनवायरनमेंट में। अभी हमने बात करा था ना कि EFC है, ठीक है, एलिमेंट्स है, फैक्टर्स एंड कंडीशंस हैं। तो इनमें क्या क्या शामिल होता है, हम इसमें दो हिस्से शामिल कर सकते हैं। देखिएगा, बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जिसमें जीवन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, या लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, वो सब बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। मैंने लिख दिया है, बायोटिक का मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल भी बता देते हैं हम आपको कि जैसे प्लांट्स या एनिमल्स, कई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें जीवन है, वो सारी चीजें अबायोटिक एलिमेंट्स या फैक्टर्स कहलाते हैं। बिल्कुल इसका उल्टा है अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है, जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, यानी वो हर चीज जिसमें जीवन नहीं है। ऐसा कौन कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे देखो मिट्टी, सॉइल, मिनरल्स, जैसे आप देख लो वाटर, टेम्परेचर, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें हमारे पास में कोई जीवन होता नहीं है, पर हमारे जीने के लिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। मिनरल जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है हमारे लिए, हमारी फसलें जरूरी है, और फसलें बायोटिक है और टेम्परेचर अबायोटिक है। ठीक है, तो हमें बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों का ही जरूरत होती है, और दोनों के एग्जाम्पल्स हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, जिनके साथ में हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ में हम जी रहे हैं, हम जीवन हमारा जिनके ऊपर निर्भर करता है, वो सारी चीजें हो गई हमारी बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब ये सब डायनामिक स्टेट में होते हैं, चाहे बायोटिक की बात कर लो चाहे अबायोटिक की बात कर लो, ये सब डायनामिक स्टेट में है, और हर एक फैक्टर एक दूसरे फैक्टर को कॉन्टिन्यूअस वे में अफेक्ट कर रहा है, यानी वाइज एंड वर्सा इफेक्ट हो रहा है। बायोटिक अबायोटिक को असर डालता है और अबायोटिक बायोटिक को असर डालता है।
इन इन दोनों का आपस के साथ में बहुत ही सुंदर इंटरेक्शन है या बॉन्डिंग है। दोनों के बिना दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है। अबायोटिक के बिना बायोटिक की और बायोटिक के बिना अबायोटिक की देयर इज नो सेंस, राइट। तो हम ये कह सकते हैं बायोटिक में सभी जीवित जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े, वो सब बायोटिक में आते हैं। जिसमें भी जीवन है वो सब बायोटिक। और अबायोटिक में जैसे पानी, मिट्टी, जैसा मैंने बताया, मिनरल्स है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, अगर हवा कहूँ, या जो लाइट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कॉपर, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें, गैसेस वगैरह, ये सब अबायोटिक है, ठीक है। तो इन दोनों ही फैक्टर्स का कंटिन्यूअस वे में इंटरेक्शन रहता है। आप एक मिनट के लिए सोचो, क्या अगर हमने हमारे पौधों को काट दिया, पौधे कौन है? बायोटिक। अगर हमने हमारे पौधों को काट दिया तो क्या हमारे एयर का टेम्परेचर सही रहेगा? क्या नहीं रहेगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, वामत सारी चीज़ें गर्म हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा जो ह्यूमिड जोन है वो ख़त्म हो जाएगा और हॉट टेम्परेचर हो जाएगा। तो बायोटिक को बायोटिक ने फ़र्क डाला कि नहीं डाला? ज़्यादा से ज़्यादा जब हम फॉरेस्ट्रेशन करते हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा बरसात होती है, नमी रहती है, हरियाली रहती है, मिनरल्स होते हैं ज़मीन के नीचे, बहुत सारी चीज़ों, हमारी टेम्परेचर डाउन रहता है, तो पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मतलब ये है, अगर हमने एक पौधा लगाया तो पौधे के लगाने का भी असर अबायोटिक पे आएगा, और पौधा काटा तो उसके भी असर अबायोटिक पर आएगा। इसलिए कहते हैं एक डायनामिक इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। यू कैन नॉट सेपरेट। आप ये नहीं कह सकते कि केवल बायोटिक से ही हमारी सराउंडिंग है या केवल अबायोटिक से ही हमारी सराउंडिंग है। बोथ कंपोनेंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, राइट। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? उम्मीद कर रही हूँ आपको चीजें धीरे धीरे समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब मैंने कहा कि एनवायरनमेंट में ये दो चीजें होती हैं, अब हम इसे सेक्टर वाइज, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था इस तरह का होता है, उसको थोड़ा बांटते हैं। एनवायरनमेंट को हम 4 कंपोनेंट होते हैं इसमें, अभी बताया था, जैसे जहां जीवन है वो बायोस्फीयर, जहां एयर है वो एटमॉस्फेयर, जहां पानी है वो हाइड्रोस्फीयर, और जहां जमीन है वो लिथोस्फीयर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसके आगे की बात करते हैं। क्या कहता है? जो एटमॉस्फेयर है, सबसे पहला एटमॉस्फेयर, यानी वो स्फीयर जहां पर धरती हवा है, ठीक है, जहां पर एयर है। तो यानी इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? बहुत सारी गैस हो सकती है, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि हमारी धरती को पूरी तरह से कवर किए हुए होते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है कवर किए जाने की, हजारों किलोमीटर तक ये कवर किए जा सकते हैं। धरती को हमारे हजारों किलोमीटर तक ये ढक के रख सकते हैं। तो इसको हमने कहा एटमॉस्फेयर। इसमें बहुत सारी गैसेस वगैरह सब कुछ होता है ना। तो यहाँ तक की अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब हम आगे बढ़े। अब थोड़ा सा बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की भी तो लेयर्स होती है कि नहीं होती है? वायुमंडल जिसको कहते हैं, देखो हमने इसको कहा है वातावरण, ये है वायुमंडल। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, इस वायुमंडल को हम हिस्सों में बांट लेते हैं। मैंने कहा ये 5 हिस्सों में हमने बांट लिया है। क्या कहते हैं ये 5 हिस्से? सबसे निचली जो बायोस्फीयर के सबसे नजदीक जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर का मतलब सबसे पहली लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर। इसकी जो रेंज होती है ये 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर इक्वेटर तक बटी हुई होती है। 8 से 16 किलोमीटर तक होती है, और इसमें हर 10 से 11 किलोमीटर के बीच में इसका रेंज रहता है धरती से, यानी 10-11 किलोमीटर तक के बीच में ट्रोपोस्फीयर होता है, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे निचली लेयर है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो हर किलोमीटर पर 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है? 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। अगर इसकी रेंज 11 किलोमीटर तक है तो आप मान के चलना कि 70-80 जो डिग्री सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर इन टोटल ट्रोपोस्फेयर पे कम हो जाएगा। जहां से स्टार्ट किया था वहां से लेकर ट्रोपोस्फेयर जहां पर एंड होता होगा, वहां पर उन दोनों टेम्परेचर में लगभग इतना वेरिएशन आएगा टेम्परेचर के सेंटीग्रेड्स पे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे हवा जो होती है वो बहुत ही सीधी हवा चलती है, खड़ी हवा,
बहुत ही तीखी और खड़ी हवा चलती है, जिससे क्या होता है सब कुछ बहुत तेजी से मिक्स हो जाता है, चीजें आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाती है। ये तो था ट्रोपोस्फेयर, राइट, TR। अब बात करते हैं नेक्स्ट STR क्या कहता है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब जहां 11 किलोमीटर की वो बात करी थी, तो यहाँ ये कहता है ट्रोपोस्फेयर जहां पे खत्म हुआ था वहां से ये शुरू होकर के लगभग 55 किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है। जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 11-12 किलोमीटर से शुरू होकर के, जो इक्वेटर से हम अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो 55 किलोमीटर तक चलता है, और हर 20 किलोमीटर पर इस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। जैसे हमने कहा था कि ट्रोपोस्फेयर में हर 1 किलोमीटर में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है टेम्परेचर, यहाँ ये कहते हैं 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर वैसा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर, जो हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, राइट। अब यहाँ पे ये बात कहता है ओजोन लेयर जो होती है वो इसी जगह पे होती है, यहीं पे होती है ओजोन लेयर। क्या, कौन सी लेयर को कहते हैं हम ओजोन लेयर? अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं जो सन से आ रही हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट को बचाने का जो काम हमारी धरती के प्राणियों को करती है लेयर, दैट इज ओजोन लेयर। एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम कर देती है यहाँ पे, है ना, क्योंकि बायोस्फीयर तो नीचे है, तो यहाँ जो स्ट्रेटोस्फीयर जो कि ट्रोपोस्फीयर के नेक्स्ट वाली लेयर थी, इसमें ही आ जाता है जो हमारे यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इसको ही हमारे को बचाने का काम करता है। इसी लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर है। इसके ऊपर और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये कहता है 55 किलोमीटर के लगभग बाद से लेकर के 80 किलोमीटर तक की जो अगर बात करेंगे वो मेसोस्फीयर है। उसमें क्या होता है, इसमें मेसोस्फीयर में क्या होता है, लगभग ये एल्टीट्यूड के साथ साथ डिक्रीज होता है इसमें टेम्परेचर, ठीक है, और एल्टीट्यूड के साथ में डिक्रीज होता है और -75 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, -75 डिग्री तक चला जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं वैसे वैसे ही टेम्परेचर कम होने लग जाता है, राइट। अब आपने ये भी पढ़ लिया है मेसोस्फीयर। अब आ जाते हैं हम थर्मोस्फीयर पर। थर्मोस्फीयर क्या होता है, जहां पे सन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, चौथी लेयर है ये हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर की ये चौथी लेयर है जो कि थर्मोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे टेम्परेचर तेजी से इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हाइट की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर हम पहाड़ों पे जाते हैं टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर जैसे जैसे हम वातावरण में जा रहे हैं वैसे वैसे हर किलोमीटर ऊपर चढ़ने के ऊपर गर्मी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि सन के कांटेक्ट में आने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है ये लगभग हर किलोमीटर पे बहुत तेजी से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। सोलर एनर्जी का बहुत जबरदस्त यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, क्यों, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत जबरदस्त टेम्परेचर भी होता है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे आयोनिक माहौल होता है, आयोनिक स्फीयर होता है, यानी आयंस का काम होता है। पूरा एक तरीके से जो सोलर हीट है वो उसका अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पे एक्सोस्फीयर पे, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। जहां पे आयनोस्फीयर खत्म हो रहा है वहीं से 2000 किलोमीटर ऊपर तक अगर हम जाते हैं, दैट इज टोटली एक्सोस्फीयर, है ना। तो इसमें क्या होता है, लगभग एयर खत्म हो चुकी होती है, एयर का वातावरण टोटल शून्य होने लग जाता है और टोटली एक तरीके से खाली एम्प्टी हो जाता है वो इलाका, वहां पे नो एयर रहती नहीं है। और इसमें एक्चुअली हाइड्रोजन गैस जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है। ये वो इलाका है जहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है। और यहाँ का टेम्परेचर आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के से भी ज्यादा होता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर। आप सोचो, हमारी धरती पर 50 डिग्री से ज्यादा अगर होने लग जाता है तो इट इज वेरी टफ टू सर्वाइव, बहुत मुश्किल होती है हमें जिंदगी जीने में। 1200 डिग्री से भी ऊंचा होता है एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर। तो ये बात समझ में आ रही है। अब ये तो था सारा एटमॉस्फेयर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
जब हमने एयर की सारी पांचों लेयर पढ़ ली, तो अब जरा आओ तो हम पानी की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। अब इसको समझ लो, क्या कहता है कि जो हमारी पूरी धरती है ना, इस धरती का 70% पोर्शन जो है वो पूरा पानी से ढका हुआ है। अब उस 70% पोर्शन जो पानी में है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? समुद्र, महासमुद्र, झील, नदियाँ, ग्लेशियर्स वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजें हैं। उसका भी अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो मान के चलना, अगर समुद्र और महासमुद्र की अगर मैं बात करूं, महासागर और सागर की बात करूं, तो ऑलमोस्ट 97% जो जितना पानी है ना, जो भी जितना भी पानी है उसका 97% सागर और महासागर है। ये बात समझ में आ रही है ना कि पूरी धरती पर 70% पानी है, इस 70% का 97% सागर और महासागर है, 2% है ग्लेशियर्स, राइट। और जितने भी ये बर्फ ढकी हुई जो चीजें, आइस कैप्स वगैरह होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, वो सब 2% है। और 1% जो है वो हमारे पास पानी पीने का जो पानी है ना, वो सिर्फ मात्र 1% है। सागर का पानी, महासागर का पानी, इट्स नॉट यूजेबल, कंजम्पशन फॉर ड्रिंक नहीं है वो, इट्स नॉट फिट फॉर कंजम्पशन पानी जो है। तो आप 1 मिनट के लिए देखो कि सोचने पर मजबूर होते हैं हम इस चीज को जानने के बाद कि हमारी धरती का 70% पोर्शन पानी से ढका हुआ है। उस पानी में केवल मात्र 1% पानी हमारे पीने लायक है, बाकी वो जो 99% पानी है वो हमारे पीने के लायक नहीं है। तो इट इज वेरी असेंशियल टू कंजर्व द वाटर स्मार्टली फॉर फ्यूचर जनरेशन। आपको समझ में आ रहा होगा इस बात को सुनकर और समझकर कि हाउ चैलेंजिंग फॉर आवर लाइफ इज दिस फैक्टर, इज हाउ चैलेंजिंग। अगर आपके 100% पानी का भी 99% पानी हमारे पीने के लायक नहीं है और 1% पानी केवल मात्र हमारे पीने के लायक है, तो वी हैव टू बी अवेयर। हमें इस चीज के लिए बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए कि हाउ स्मार्टली वी आर यूजिंग, राइट। अब बात करते हैं आगे की। ये तो था हाइड्रोस्फीयर जो कि पानी की बात करता है। अब जरा बात करते हैं जमीन की, जो कि लिथोस्फीयर होगी। अब लिथोस्फीयर में क्या होता है, जो हमारी धरती है, जो जिसपे एक्चुअल जमीन है, जहाँ पे हम क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसकी जरा हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लांट, वेजिटेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारी चीजें, हमारा जीवन, हमारी फसलें, हमारे पेड़ पौधे, वो जो सारी चीजें हैं ना, वो सब लिथोस्फीयर पे होती है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो धरती है हमारी, उसका आउटर क्रस्ट जो सॉइल जो क्रस्ट है ना, वो एक्चुअली यही है, लिथोस्फीयर ही है। और इसमें मिनरल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर, कुछ पानी, थोड़ा हवा, वो सारी चीजें शामिल होती हैं। और इसमें हम हमारे लोगों के लिए और जानवरों के लिए भोजन उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, राइट। और इसमें ये कहता है जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम कंपोस्ट करते चलते हैं, नहीं उसको दबाते हुए चलते हैं। ये तो सारा मामला हो गया लिथोस्फीयर का। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। ये सारी राम कहानी हमारी बायोस्फीयर के लिए ही चल रही है। बायोस्फीयर को ही हमने पानी में बांट दिया, हमने धरती पे बांट दिया और हमने एयर में बांट दिया, सब जगह जीवन है। अब इस बायोस्फीयर को समझ लो। इसको ये कहते हैं एक पतली सी जो आउटर क्रस्ट होती है धरती की, जिसमें हम सब लोग जिंदा हैं और एनवायरनमेंट है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी जहाँ जीवन है। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का लगभग 24% हिस्सा तक ये एक्सटेंड करता है। 24 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा लगभग बायोस्फीयर है, हम वहां तक जीवन रह सकते हैं, उसके ऊपर और नीचे हम उसमें जीवन में नहीं होते। 24 किलोमीटर तक हमारा जीवन है। और इसमें जो बायोस्फीयर के सपोर्टिव रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। और इसमें बायोटिक, अबायोटिक सब चीजें इसमें शामिल होती है, जो कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो जो बायोस्फीयर होता है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, वो सब बायोस्फीयर में डिस्चार्ज किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो बायोस्फीयर का जो सिस्टम है वो हजारों सालों से जो चीज़ चलती आ रही है, इसका असर हमारे एनवायरनमेंट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आता है नजर। तो यूं कह सकते हैं सन का असर हमारी इस धरती पर इन चारों सेक्टर पर लगभग अलग अलग तरीके से पड़ता है।
चाहे वो बायोस्फीयर हो, वो लिथोस्फीयर हो, या वो हाइड्रोस्फीयर हो, या वो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये चीज का असर हमारे इस सूरज का हमारे ऊपर पड़ता है। अब हमारा जो जीवन है ना, हमारे जीवन में जहाँ बायोस्फीयर की बात करते हैं ना, जहाँ लाइफ प्रोसेस सिस्टम चल रहा है ना, उस पर भी अगर बात करूँ ना, तो बेटा 3 चीजों का असर आता है हमारे पास। केमिकल एनवायरनमेंट का असर आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट का असर आता है, और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी हम पर असर आता है। मैं प्योर साइंस इस समय आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों। मे बी आपको कुछ चीजें ना समझ में आए, आप धीरज से सुनते चलना, बार बार समझने की कोशिश करना। डेफिनेटली इट एक्सप्लेन अ वेरी स्मार्टली आपको समझ में आ जाएगी। सिंपल एक चीज कह रही हूँ, हमारे ऊपर सूरज का इतना असर है कि ये जो चारों लेयर है ना, एटमॉस्फेरिक, बायोस्फेरिक, हाइड्रोस्फेरिक और लिथोस्फेरिक, इस पर हम पर सूरज का असर आता है। अब अगर मैं केवल बायोस्फेरिक कह लूँ ना, तो इस पर भी 3 चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट का, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो, केमिकल एनवायरनमेंट हो और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, इसका हमारे जीने के तरीकों पर असर आता है, ठीक है। और अब मुझे लगता है एनवायरनमेंट, आपको ये जो स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना चाहिए एक इंसान का एनवायरनमेंट के साथ में संबंध क्या है। डायरेक्ट संबंध है। एनवायरनमेंट है तो ही तो हमें, अगर बायोस्फीयर नहीं होता तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। एक मॉडिफाइड एनवायरनमेंट जो होता है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से बदलाव कर लेता है। इस पूरी धरती पर केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि मैन, उसी में इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को उसके हिसाब से समायोजित कर लेता है। जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके लिए वो हैबिटेट हो जाता है। ये क्षमता केवल मात्र इंसान को दी है भगवान ने, और इसने इसीलिए जो इंसान ने हमारे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो शिकार करना हो या पेड़ों को काटना हो या कच्चा मांस खाना हो या फल फूल खा करके पेट का पालना हो, ये सारी एक्टिविटीज़ इसी से शुरू हुई। और इसने मैंस ने जो स्टार्ट की थी, वो उसने पहले तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की थी, और अब उसने अपनी ज़रूरतों को अपनी विलासिता में कन्वर्ट कर लिया। और ये विलासिता में कन्वर्जन ही एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ है। देख लो, उसने पेड़ों को काट कर कॉलोनीज बना ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, वर्टिकल फॉर्म में धरती का एक्सटेंशन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूटेंट एलिमेंट होता है उसका लेवल इंक्रीज हो गया है, वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत बढ़ गया है। अगर बात करें कि जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, CO2 का एक जो क्वांटिटी है वो वातावरण में बढ़ रही है, ये डायरेक्ट और डायरेक्ट हमारे पोल्यूशन को इनवाइट कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा जो इंसान है, इस इंसान ने हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट वे में खराब किया है, और इसका असर आया है हमारे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बेनिफिट और नुकसान के फॉर्म में। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ाऊंगी, आगे बताऊंगी एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। आज केवल मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया है आपको कि एनवायरनमेंट क्या है, इसे समझना क्यों इतना ज़रूरी है, और हमारा मैन के साथ एनवायरनमेंट का क्या रिश्ता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर समझ भी आई है तो, पसंद भी आई है तो इसे शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू।